हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अनुक्रम तथा श्रेणी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मुझे माफ करना कि पार्ट 9 में मैंने काफी ज्यादा टाइम आने में लगा दिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम पड़ गया था। इस कारण से थोड़ी सी लेट हो गई थी, इसलिए मेरे को माफ करना। वैसे आज का जो टॉपिक है समांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य, एएम एंड जीएम, इसको हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर माध्य की। तो टॉपिक डाल लीजिए, मैं इधर मार्क कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आज का जो टॉपिक अभी हम फिलहाल करने वाले हैं वो समांतर माध्य है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला बात आपको ध्यान रखनी, समांतर माध्य में एक चीज ध्यान रखना। यदि अच्छा, उधर जो मैंने एएम और जीएम लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। आप इतना बड़ा नहीं लिखोगे, आपको बस एएम और जीएम लिखोगे, इससे लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट है इसमें ये है कि यदि ए व बी के मध्य बी के मध्य एक एएम हो, देखो ए व बी के मध्य एक एएम हो तो उसका अर्थ क्या है, ये ध्यान से समझो। ये क्या है, ये ए है कोमा A1। इसका मतलब है कि ये ना, यहाँ ये ए है ना, ये एएम को प्रदर्शित कर रहा है। ए और बी के मध्य एक एएम है और ये हमारा क्या है, एपी के अंदर है। एएम एपी के अंदर ही होगा। तो अब हमें पता है कि हमने जब एपी के गुणन हम पढ़े थे पिछले क्लासेस में, तो उसमें ये देखा था कि बीच वाले पद का दुगना पहले और अंतिम पद के योगफल के बराबर होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। 2a इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ से a का फॉर्मूला क्या है, यानी कि एम निकालने का फॉर्मूला क्या आया, a प्लस बी बाय 2। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत जगह इसका यूज आएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला आपको जैसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन में कई बार आता है कि कोई 3 पद एपी में है, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। दूसरी बात है ए व बी के मध्य एनजीएमओ, सॉरी एनएएमओ, ए व बी के मध्य एनएएम हो। देखो एनएएम होंगे तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझना। आप सीधा सूत्र ध्यान रखो तो आपको चीजें पता चलेंगी। देखो अगर एनएएम है तो इसमें जो डी निकालने का सूत्र होता है वो चीज क्या है, वो चीज मैं आपको भी बताता हूँ। तो देखो डी निकालने का जो सूत्र है वो है डी इक्वल टू बी माइनस ए एन प्लस 1। ये आपका डी निकालने का सूत्र है। इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है, डी इक्वल टू बी माइनस ए एन प्लस 1। अच्छा, अब ये सूत्र आया कैसे वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब हम इस सूत्र को प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से समझना प्रूफ को। तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ए व बी के मध्य एन जीएम है, तो देखो कैसे करेंगे, A1 A2 A3 AN B belongs to AP।
ये आपके एपी में है। अब इसमें बहुत जरूरी बात है, अब ध्यान से समझो, ए व बी के मध्य एन जीएम है, यानी कि जो बीच में जितने भी पद है आपके, ये टोटल एन पद है और आपको 2 पद एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो अब इधर से एक चीज आप ध्यान से समझना, ये वाला जो आपका पद है ना, ये वाला, ये आपका क्या होगा, T1 होगा, ये क्या होगा, T2 होगा, ये आपका T2 होगा, ऐसे ये T3 होगा, और ये वाला जो पद होगा ये क्या होगा, ये आप ध्यान से समझो, क्योंकि मेन बात यही है। देखो, अगर आप यहाँ पे देखें तो ए से लेकर A1 से लेकर AN तक तो n पद हैं ही। आपको शुरुआत में ए भी दिख रहा था, वो जो ए है ना वो पहला पद बन गया, इसका मतलब ये जो AN वा पद है वो क्या हो जाएगा, TN+1 वा पद। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो ये AN है वो एक्चुअल में TN+1 वा पद है। क्यों? क्योंकि AN से जो पहले वाला पद है वही TN वा पद था, क्योंकि आपके A व B के मध्य N AM प्रविष्ट कराए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि A भी तो आपका इसमें इंक्लूड आएगा, तो A आपका पहला पद बनेगा। तो इसी हिसाब से जो B होगा वो B कौन सा हो जाएगा, TN+2 वा पद, TN+2 वा पद। ये जान बहुत जरूरी बात है, इसको आप ध्यान से समझना, इसको हल्के में मत लें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट की ये गलती होती है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो। अब देखो ध्यान से समझना, हमें यहाँ से b की वैल्यू पता चल गई। b की वैल्यू क्या है, TN+2, b की वैल्यू TN+2 है। अच्छा, b की वैल्यू TN+2 है, b कौन सा पद है, b AN वा पद है। क्यों? अब AN वा पद का मतलब ये मत समझ लेना AN ये समांतर माध्य नहीं, AN वा मतलब कि TN वा पद है, यानी आखिरी पद है ये b। तो आखिरी पद निकालने का सूत्र क्या होता था, A+n-1d। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप जानते हो कि आखिरी पद निकालने का सूत्र क्या होता है, A+n-1d। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, A+n-1 की जगह आप क्या लिखोगे, n+2। क्यों? क्योंकि इस बार आपका nवा पद नहीं है, n+2 वा पद है, तो यहाँ पे मैंने n+2 लिखा, -1d। ये हमारा क्या चल रहा है, इधर तो b चल रहा है ना। हाँ, तो b इक्वल टू A+n+2 -1। तो ये कितना हो जाएगा, n+1 d। अब यहाँ से आप d की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, और अब आपको दिख भी रहा होगा कि हाँ d की वैल्यू अब हमें मिल गई है। तो देखो d की वैल्यू कैसे मिली है, ध्यान समझो। अब इधर पक्षांतरण करोगे तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, b - a इक्वल टू n+1d, n+1d। अब इस d को इधर रखोगे तो क्या आ जाएगा, b - a n+1। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये हमने इसको प्रूव कर दिया है, d इक्वल टू b - a n+1। अब बात करते हैं तीसरी बात क्या है, ध्यान से समझना, कि अगर आपसे NAM का योग पूछ ले, तीसरी बात NAM का योग, NAM का योग, तो NAM का योग क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका पहले सूत्र लिख लो। देखो सूत्र क्या होता है इसका, ध्यान से समझना। सूत्र है इसका, आपको याद करना पड़ेगा इसके सूत्र को। इसका सूत्र होता है N A+B/2। ये इसका सूत्र होता है। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है एकदम अच्छी तरह से।
NA+B/2। अब बात करते हैं इस सूत्र की प्रूफ की कि आखिर ये सूत्र आया कैसे। देखो मैं आपको लगभग सूत्र प्रूफ कराता हूँ, क्योंकि देखो रटना नहीं है, आपको सूत्र समझ में आना चाहिए, ये जरूरी बात होती है। तो इसलिए मैं आपको हर एक सूत्र प्रूफ कराता हूँ लगभग। तो अब ये सूत्र कैसे आया, इस चीज के बारे में बात करते हैं, और बहुत अच्छी तरह से समझना। थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा समझने लायक है, और ये वही समझ पाएगा जिसने अनुक्रम के शुरुआत के अगर क्लासेस देखी हैं, तो उसको ये बातें समझ में आ जाएगी। शुरुआत की 1-2 क्लासेस में हमने ये बातें डिस्कस कर ली थी। तो अब बात करते हैं। तो अब देखो ध्यान से समझो इसे कैसे करना है। आपको n समांतर माध्य का योग पूछा है। n समांतर माध्य का मतलब क्या हुआ? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN। ठीक है, अब इसको हमें प्रूफ करना है क्या? n सॉरी, ये प्रूफ वाला क्यों लिख रहा है? प्रूफ तो हम कर ही देंगे। AN, ठीक है, तो ये वो हमने लिख दिया। यहाँ पे प्लस और लगा दो। अब इसमें वही बात लिखते हैं। अब A1 जो होगा वो क्या होगा? T2 हुआ पद होगा। अभी हमने इसकी बात की थी, समझे थे इसके बारे में। T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T n+1। ठीक है, T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tn+1। अब T2 को आप क्या लिख सकते हो? आपको पता ही होगा T2 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस D लिख सकते हो। T3 को क्या लिख सकते हो? A प्लस 2D। T4 को क्या लिख सकते हो? A प्लस 3D। ऐसे Tn+1 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस ND। क्यों? क्योंकि एक माइनस हो जाएगा, तो n+1 -1, तो 1 से 1 कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? A प्लस ND। अब देखो सब में A आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे में से A कॉमन ले लेता हूँ। सॉरी, हाँ, तो A कॉमन लेंगे, पर ये A कितनी बार है? n बार है, तो बाहर क्या आएगा? n आएगा। देखो ध्यान से समझो, n पद थे। अब इसमें से मैं A कॉमन लूंगा तो वो n बार होगा। इसका मतलब क्या बाहर आएगा? Na बाहर आ जाएगा। अब Na बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा? देखो इधर D है, D प्लस 2D प्लस 3D प्लस ND, ये आपका अंदर है गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, D भी सब में से कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर क्या बचेगा? Na प्लस D। तो अंदर क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस 10, ये आपका अंदर बच जाएगा। अब देखो आगे क्या करना है। अब आपको याद होगा, या फिर अब आप सीख भी चुके होंगे कि क्रमागत संख्याओं का अनुक्रम कैसे आप लिखोगे, यानी या फिर क्रमागत संख्याओं को n पद तक जोड़ोगे तो उसका आप कैसे लिख सकते हो। तो उसको लिखने का तरीका आपको ध्यान होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो Na प्लस D। इससे आप क्या लिख सकते हो? n+1 अपॉन में D।
ठीक है, अब हमने Na प्लस डी N प्लस 1D लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान समझो, अभी हमने थोड़ी देर पहले D की वैल्यू निकाली थी, वो D की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। Na प्लस B माइनस A N प्लस 1 N प्लस 1 हमने गलत कर दिया ना, यहाँ पे D कैसे लिख दिया, 2 लिखेंगे ना, N प्लस 1 बाई 2 होता है, यहाँ पे 2 आएगा, तो N प्लस 1 बाई 2। अब देखो ये N प्लस 1 से ये N प्लस 1 कट हो जाएगा। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से अब बचा क्या है, देखो पहले ये देखो, Na प्लस B माइनस A N बाई 2 ये बचा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस N बाई 2 की B माइनस A से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो देखो क्या होता है, Na प्लस N बाई 2 B माइनस N बाई 2 A। देखो Na में से N बाई 2 A चला जाएगा, यानी एक में से आधा गया तो आधा ही बचता है। तो अब देखो यहाँ से क्या बचता है, ध्यान से समझो, यहाँ पे साइड में करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो एक में से आधा जाता है तो आधा ही बचता है, तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, N बाई 2A प्लस N बाई 2B। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, N कॉमन ले लेता हूँ, N कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, A प्लस B A प्लस B बाई 2, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इसलिए मैं आपको सारी चीजें एकदम सिद्ध करके समझाता हूँ, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाए, भले टाइम लग जाए पर लेकिन आपको बातें क्लियर होनी ज्यादा जरूरी है। सूत्र तो कोई भी लिखा सकता है, फिर वो सूत्र आया कैसे आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सूत्र प्रूफ करके दिखा दिया। जो जरूरी सूत्र होता है उसे हम प्रूफ करवा देता हूँ मैं। तो अब जो लास्ट एंड फाइनल बात है एकदम छोटी सी इसकी, वो करते हैं और इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा तो नहीं है, मतलब इजी सा क्वेश्चन है, उसको करेंगे जिससे आपको इसकी बातें क्लियर हो जाएगी। देखो चौथी बात क्या है, चौथी बात देखो, यादृच्छिक संख्याओं यादृच्छिक संख्याओं का AM। देखो यादृच्छिक संख्याओं का AM का मतलब क्या है कि आपको मतलब मन से संख्या दे देता है, तो अब आपको उसका AM पूछ लेता है, तो कैसे करोगे, ध्यान समझो, कितनी भी संख्या दे सकता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसका औसत निकालना है। जैसे मान लो एक बार के एग्जाम्पल के लिए मैं संख्या ले रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। तो ये आपको एग्जाम क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया AM बताओ, तो क्या करना है, ध्यान से समझना। तो इसका AM निकालने का सूत्र क्या होगा, आपको बस औसत निकालना है, यानी क्या आ जाएगा आंसर, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। और ये देखो कितनी संख्या, 3 3 6, तो ये औसत निकालने का, बस आपको औसत निकाल लेना है और आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये यादृच्छिक संख्याओं का एम हो गया। अब इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको इसकी बातें समझ में आ जाएंगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पता, इससे रिलेटेड का मतलब कि अभी जो हमने 4 बातें की तो हो सकता है उससे कोई रिलेटेड हम मतलब उसमें से एक बात से रिलेटेड मैं अभी आपको क्वेश्चन कराने वाला उस क्वेश्चन को बता सकूं। देखो क्वेश्चन ये है कि 28 व 10 के मध्य 11 AM है तो 8वां AM का मान बताओ। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि 28 व 10 के मध्य 11 AM है तो 8 AM का मान बताओ। एकदम इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझो क्या है। आपको दो संख्याएं दे दी है, क्या 28 और 10 के मध्य क्या है, 11 AM है, A1 A2 A3 A11 और 10। तो 28 और 10 के मध्य 11 AM है। तो अब देखो इसे कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले यदि अगर हमें D का मान पता चल जाए तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो D का मान निकालने का हमें सूत्र तो ध्यान है ही, क्या होता है B माइनस A N प्लस 1। B माइनस A करो 10 माइनस 28, N कितना है, N आपके 11 है। देखो 28 और 10 2 हो गए और 11 आपके 11N। 11 इधर ये नहीं है कि आपके पद कितने हैं, 11 आपका AM से, इस बात का ध्यान रखना। 11 प्लस 1 तो ये देखो क्या हो जाएगा माइनस 18, नीचे आ जाएगा 12। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, माइनस का 6/4 इक्वल टू माइनस का 3/2। तो ये हमें D का मान पता चल गया। अब D का मान पता चल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। तो आपसे A8 की वैल्यू पूछी है। अब आपको पता है A8 का मतलब T9 होता है, इसकी बात हमने कर ली है। अब T9 है तो T9 निकालने का सूत्र क्या होएगा, A प्लस 8D। A प्लस 8D, A की वैल्यू कितनी है 28 प्लस 8 इंटू माइनस 3/2। ये 2 से 8 कैंसिल होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 28 माइनस 12 आ जाएगा। 28 में से 12 गए तो आपके इधर बच जाएगा 16। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर निकाल लिया है। अब बात करते हैं गुणोत्तर माध्य की, GM की, जियोमेट्रिक मीन। देखो ध्यान से समझना है, इसकी भी वही 4 बातें होंगी, 4 सूत्र होंगे। 4 सूत्रों को बस याद रखना है और कोई काम नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। देखो गुणोत्तर माध्य यानी कि GM। 4 बातें से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात वही AM की तरह बात होगी, A व
बी के मध्य एक जीएम हो। देखो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में ना, ये मैंने जैसे जीएम हो एएम हो ये लिखा हुआ है ना, वो आपको इतना इजी लैंग्वेज में नहीं देगा, आपको देगा प्रविष्ट कराए जाए। तो प्रविष्ट कराए जाए का मतलब यही है कि उसके अंदर इतने जीएम है या इतने एएम है, तो इस बात का ध्यान रखना। लैंग्वेज वो बदल सकता है क्वेश्चन की। तो देखो ए व बी के मध्य एक जीएम है। अब आप जानते हैं ए जी बी ये बिलोंग्स टू जीपी है। जी को यानी जीएम जी फॉर जीएम है। तो अब देखो यहाँ पे आप जानते हो कि जब तीन पद जीपी में होते हैं तो बीच वाले पद का वर्ग पहले और अंतिम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बात अभी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी। जी इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी। जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी। ये आपको ध्यान रखना है कि जीएम निकालने का सूत्र क्या, रूट में ए बी। अब दूसरी बात, एनजीएम हो, एनजीएम होंगे तो क्या करना है, ध्यान से समझना। सूत्र क्या है, एनजीएम दूसरा एनजीएम हो किसके मध्य, ए व बी दो संख्याओं के मध्य अगर एनजीएम हो तो क्या करना है, ध्यान से समझना एकदम बातों को, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो क्या है, इसका सूत्र क्या बनता है, सबसे पहले तो वो बात समझो। आर इक्वल टू बी अपॉन में ए एन प्लस वन। तो ये आपका सूत्र है, इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है। आर इक्वल टू बी अपॉन ए एन प्लस वन। अब बात करते हैं इस सूत्र आया कैसे, इसकी प्रूफ की एकदम छोटा सा उसके जैसे प्रूफ होगा, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। देखो ध्यान से समझो, इसमें भी सबसे पहले हम एक चीज लिखते हैं, क्या एनजीएम है तो इसका सूत्र देखो कैसे आया, ये चीज ध्यान से समझना। ए G1 G2 G3 GN B belongs to GP। अब देखो यहाँ पे आपको एक जीपी दिख रही होगी, ए व बी के मध्य एनजीएम है। अब ये भी वही बात है, आपको ध्यान रखना है इधर क्या, कि ये जो ए है वो T1 है, G1 है जो वो T2 है, वैसे GN जो है वो TN प्लस वन है, और जो B है वो TN प्लस टू है। ठीक है, T1 T2 TN प्लस वन TN प्लस टू, वैसे G2 T3 हो जाएगा। तो अब देखो आपको पता है कि ये जो TN प्लस वन है वो किसके इक्वल होगा, जैसे जीपी में n पदों का मतलब निकालने का सूत्र क्या होता था, ARN माइनस वन, वैसे ये जो TN प्लस वन इक्वल टू किसका हो जाएगा, AR, सॉरी ये हम क्या लिख रहे हैं, आखिरी पद निकालना है ना हमें, TN प्लस टू है, आखिरी पद B है, तो ये क्या हो जाएगा, ARN माइनस वन होता है, तो यहाँ पे n की जगह n प्लस टू है, तो यहाँ पे AR n प्लस टू माइनस वन। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, ओहो सारा ग्रीन पेन से लिख दिया ना, इसको सही करते हैं।
Tn plus 2 equal to Arn plus 2। अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, सॉरी 2 - 1, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी Arn plus 1, Arn plus 1। ये किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, b की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, a को उधर भेज देता हूँ, तो a को अगर मैं उधर भेजूंगा तो क्या आएगा, b/a इक्वल टू Rn plus 1। अब हमने क्या किया कि r को इस तरफ रहने दिया, किसी की घात को उस तरफ में भेजते हैं बराबर के उस तरफ, तो बट्टे में जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, b/a 1/n plus 1। यही हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। तो बहुत इजी सा सूत्र था, आपको ये पता होना चाहिए कि सूत्र आया कैसे। अब इसमें क्या है, तीसरी बात है कि NGM का गुणन, उसमें AM का योग था, इसमें NGM का गुणन है। बस यही फर्क है इन दोनों बातों में। तो NGM का गुणन अलग पेन से लिख देते हैं। तीसरी बात, NGM का गुणन। देखो NGM का गुणन का सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका सूत्र होता है b की पावर n/2। तो ये एक छोटा सा सूत्र होता है, इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका सूत्र है। चौथी बात, यादृच्छिक संख्याओं का GM। तो देखो चौथी बात क्या है, ध्यान से समझना। और ये इसका प्रूफ समझने की कोई जरूरत नहीं है, बेकार सा प्रूफ है इसका। तो जो जरूरी प्रूफ थे वो हमने कर दिए। अब इसकी बात समझो। फोर्थ, यादृच्छिक संख्याओं का GM। तो देखो क्या होता है यादृच्छिक संख्याओं का GM। फोर्थ बात, यादृच्छिक संख्या का GM। देखो यादृच्छिक संख्या का GM, इसमें भी वही है, आपको मन से कुछ भी संख्या दे देगा, आपको आंसर निकालना होगा। तो इसका GM का सूत्र क्या, वही मान लो ABCDEF 6 संख्याएं हैं, तो इसका GM का वो सूत्र हो जाएगा ABCDEF की पावर 1/6। जितनी भी संख्या दी है उनको गुणा कर लो और बट्टे में उतने का ही घात लगा दो, तो वो आपका GM हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको इसकी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या है कि 3 तथा 3072 के मध्य 3 तथा 3072 के मध्य 4 GM है। 4 GM है, तो देखो क्या होगा। देखो है तो आपको क्या निकालना है, देखो ध्यान से समझना। आप बोल रहा है जीवन का मान ज्ञात करो।
देखो कैसे करना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर पता चल जाएगा तो सारी बात हो जाएंगी। तो आर निकालने का सूत्र क्या, बी बट्टा ए 1/में n+1, ये वाला सूत्र लगा दो। देखो बी बट्टा ए करो, 3072/3/1/4 इक्वल टू, यहाँ से मेरे ख्याल से कट जाएगा, कितना आएगा देखो, 1024, ठीक है, 1024। 1024। और इधर हमने एक गलती भी कर दी है, तो उस गलती को थोड़ा सा सुधार लेते हैं। फॉर्मूला n+1 है, n के पावर 4 है, तो n+1 करोगे 4+1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 5 कर दो। देखो 1024 किसकी घात होती है, 2 की घात होती है। कितनी बार, 10 बार करोगे तो 1024 आएगा। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ 2 की घात 10 इंटू 1/5। तो ये 5 से 10 कट जाएगा, 2 की पावर 2 आएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो अब r की वैल्यू मिल गई तो g1 का मान भी मिल गया। देखो g1 का मान कैसे निकालेंगे, g1 का मतलब क्या है, T2 पद, और T2 निकालने का सूत्र क्या, AR। A की वैल्यू आपको पता है 3 है, R की वैल्यू आपको पता ही है 4 है, तो 3 इंटू 4 12 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। तो ऐसा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इस पे आपके एनसीईआरटी पे भी क्वेश्चन है, तो इसको कर लेते हैं। आपको कभी कभार क्या होता है ना, कि आपको एएम और जीएम देके द्विघात समीकरण पूछ लेता है कि द्विघात समीकरण क्या होगी। तो इसका एक बहुत लंबा तरीका भी होता है, पर हम लंबा तरीका क्यों लगाएं, एकदम छोटे से तरीके से सीधा एक सूत्र होता है, आप उस सूत्र को याद रख लोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा और आप उस आंसर से अपना काम करवा सकते हो। देखो ध्यान से समझना, द्विघात समीकरण टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझना। द्विघात समीकरण निकालना। तो देखो द्विघात समीकरण निकालने का तरीका क्या, तो देखो अब इसका पहले आप समझ लो इसको कैसे करना है, द्विघात समीकरण निकालना। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए आपको क्या देगा, आपको एएम और जीएम दे देगा, और ये एएम और जीएम क्या होगा, द्विघात समीकरण के मूल होंगे। यानी आपको क्या देगा, ये मैं लिख देता हूँ, यदि द्विघात समीकरण के मूल ए व जी है, ए व जी फॉर मतलब कि ए व जी हम है, ए व जी है। तो देखो ए व जी है तो मूलों का योग, अब ए व बी है तो अब आप ए व जी ध्यान समझना, मूल क्या होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2
इक्वल टू ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं आपको पता ही है, ये बात अभी हमने कर ली थी। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2a हो जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ। अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू जी होता है। तो यहाँ से मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आप जानते ही हो, क्या जानते हो आप, द्विघात समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा ही है। अब यहाँ से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर हमें मान निकालना है तो सीधा द्विघात समीकरण अब यहाँ से आप निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 2a, और एक्स आपका चल ही रहा है, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर इधर लिखो। ये इससे आप तुरंत द्विघात समीकरण निकाल सकते हो। यदि आपको एम और जीएम पता हो तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अच्छा, एक चीज तो हमने दिक्कत करी थी, क्या दिक्कत कर दी, इक्वल टू 0 नहीं लगाया ना, समीकरण तो बनी ही नहीं, इक्वल टू 0। इससे आप तुरंत आंसर निकाल पाओगे। अगर आपको क्या गिवन हो, एम और जीएम का पता हो तो आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको ये सूत्र की मतलब कि कितनी इम्पोर्टेंस है पता चल जाएगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लोग काफी बड़ा कर देते हैं, पर कोई मतलब नहीं। बड़ा का मतलब जो अभी हमने इतना सारा लिखा है ना, ये इसको बस करना होता है। पर आप जब आप ये सूत्र ध्यान होगा तो आप सीधा भी आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का एम व जीएम क्रमशः 10 व 8 है, तो समीकरण ज्ञात करो। देखो ये आप क्वेश्चन दे दिया, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे, ध्यान से समझना। आपको एम और जीएम का पता है, क्या पता आपको, देखो आपको ए की वैल्यू क्या दे दी है 10, बी की वैल्यू क्या दे दी है 8। समीकरण के लिए सीधा सूत्र लगाओ, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 एक्स प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस
20x प्लस 64 इक्वल टू 0। तो बस ये आपका आंसर हो गया। अब एक छोटा सा और टॉपिक है कि अभी कभी कभार आपको है ना, मतलब ट्यूशन में कभी कभार क्या बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे तो, कि आपको दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दिया होगा और आपसे संख्या पूछ लेगी कि वो संख्या बताओ। तो कैसे करना है, ध्यान से समझना। सीधा सूत्र ध्यान रखोगे, आपका काम हो जाएगा। तब क्या दिया रहेगा, यदि दो संख्या का एम व जीएम दिया हो, एम व जीएम दिया हो, तो वह संख्या ज्ञात करना। तो देखो, जब आपको एम और जीएम दिया होगा तो कैसे करोगे आप संख्या ज्ञात करना। तो इसका एक सीधा सा सूत्र है, उस सूत्र को आप ध्यान रख लो। सूत्र क्या है, ध्यान से समझना। सूत्र है, पहली संख्या निकालने का सूत्र, ए इक्वल टू, ये क्या लिख दिया, हाँ ए से प्रदर्शित करते हैं हम, क्योंकि दो संख्या क्या होती है, ए व बी। तो ए इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। और बी निकालने का सूत्र क्या, दूसरी संख्या निकालने का सूत्र क्या, कुछ नहीं करना, बस आपको सूत्र में क्या करना है, माइनस इधर लगा देना है, बाकी सारी चीजें वही है। बी इक्वल टू ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये सूत्र बस आपको ध्यान रखना है, इससे आप वो संख्या निकाल पाएंगे अगर आपको एम और जीएम का पता हो तो। इतना सा ये सूत्र है ए व बी निकालने का। तो इस पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको इसकी बात क्लियर हो जाएगी। तो क्या है वो क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है आपके कि दो संख्याओं का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एम व जीएम क्रमशः 10 व 8 है, 10 व 8 है, तो संख्या ज्ञात करो। देखो कैसे करनी है संख्या, ध्यान से समझना। दो संख्याएं, आपको एम और जीएम का पता है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। देखो ए निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 10 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर।
यहाँ से क्या हो जाएगा 10 प्लस 100 माइनस 64। यहाँ से क्या आ जाएगा 10 प्लस, ये देखो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 4 गए, आपके इधर 636। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 प्लस 6 इक्वल टू 16। तो ये आपका ए हमने निकाल लिया, यानी 16। और अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा। तो बी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 10 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा 10 माइनस इसका आंसर क्या आ रहा था, होल स्क्वायर खोलने पे 6 आ रहा था। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ए और बी दो संख्या निकाल ली। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है जेई एडवांस में पूछा क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार और छोटा सा क्वेश्चन था, जेई एडवांस में पूछा था। इसमें जो थोड़ी सी इसने जो बात घुमाई थी उससे ही बच्चों ने क्वेश्चन गलत कर दिया था, पर बहुत से बच्चे इसको सही भी करके आए थे। अभी जो हमने टॉपिक किए हैं उससे ये रिलेटेड है, तो अब इसे ध्यान से समझना। जेई एडवांस ने पूछा है तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन आपको दे रखा है यदि ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक जो कि है तथा बी बट्टा ए एक पूर्णांक है, बी बट्टा ए एक पूर्णांक है। बी बट्टा ए एक पूर्णांक है। यदि एबीसी एबीसी belongs to GP, एबीसी belongs to GP तथा ए बी तथा AM इक्वल टू B+2, तो A स्क्वायर प्लस A माइनस 40 अपॉन में A+1 का मान ज्ञात करो। जेई एडवांस
तो ये जेई एडवांस ने पूछा था ये क्वेश्चन। तो देखो क्या क्वेश्चन में, वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था पर मैंने इसमें काफी सारी बातें मतलब लैंग्वेज को थोड़ा सा कम करके इसे थोड़ा सा संक्षिप्त में मैंने लिखने की कोशिश की है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एबीसी तीन धनात्मक पूर्णांक है, तीन धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है, तथा बी अपॉन ए पूर्णांक है यानी बी अपॉन ए करोगे तो एक पूर्णांक ही आएगा। अच्छा, यदि ए बी सी जीपी में हो तथा ए एम बी प्लस टू यानी ए बी सी जीपी में है और इसका जो समांतर माध्य है वो बी प्लस टू है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूज करने वाली बात जैसी है नहीं। कंफ्यूज बच्चे इसमें इस तरीके से हो गए थे कि जब ये जीपी में है तो इसका समांतर माध्य कैसा हुआ, और समांतर माध्य चलो हो भी गया तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर इसकी जो शुरुआत की बात है वही बहुत जरूरी बात है। क्या बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया से समझना, बातें सब समझना चाहिए। आपको क्या दे रखा है और आपको पूछा क्या है। आपको दे रखा है ए बी सी बिलोंग्स टू जीपी, ए बी सी बिलोंग्स टू जीपी। फिर बोल दिया बी अपॉन ए, बी अपॉन ए की बात की ना। तो लेकिन आप एक चीज ध्यान समझे, बी अपॉन ए क्या चीज है। अगर ये जीपी में है तो आपको पता है कि जीपी में अगर आप दूसरे पद में पहले पद का भाग दोगे तो सार्वनुपात के इक्वल होता है, ये आर के इक्वल है। और ये कह रहा है कि ये पूर्णांक है, पूर्णांक क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी अपॉन ए क्या है, एक पूर्णांक है, और बी अपॉन ए का मतलब आर होता है, सार्वनुपात पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई। फिर तीसरी बात आपको क्या दे रखी क्वेश्चन में। देखो जब भी क्वेश्चन करो ना तो आपको जो बातें क्वेश्चन में दी होती है ना वो क्वेश्चन में मतलब आंसर करते समय आप लिख लिया करो, इससे आपको बातें समझ में आ गई। एबीसी का आपको एम दे रखा है, एबीसी का एम क्या दे रखा है, एबीसी का एम इक्वल टू बी प्लस टू दे रखा है। अब आपको पता है देखो एबीसी यहाँ पे यादृच्छिक संख्याएं हैं, तो यादृच्छिक संख्याओं का एम निकालने का एक तरीका था। क्या तरीका होता है, जितनी संख्या होती है मतलब जो भी संख्या है उसका औसत कर लो। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। इसकी वैल्यू आपको पता ही है बी प्लस टू है। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं, तो यहाँ से आप क्या वैल्यू निकाल पाओगे, देखो ध्यान से समझना। देखो वहां से आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी इक्वल टू 3b प्लस 6, 3b प्लस 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं 3b को इस तरफ भेजूंगा तो b से ये माइनस होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 6। ये वैल्यू क्या है, इस जो भी है समीकरण आई है उसको हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। अच्छा एक चीज और, नेक्स्ट पेज में वापस चलते हैं, क्या है आपको ये जो दे रखा है ना b बाई ए, यहाँ से आप एक चीज कर सकते हैं, b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैं b की वैल्यू निकालने जाऊं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b को इधर रहने दो, a को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा b की वैल्यू AR आ जाएगा। अगर b AR है तो जो c हो गया यानी जो तीसरा पद है जीपी का वो AR स्क्वायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ए तो अपनी जगह सही चल रहा है, -2, b की वैल्यू क्या AR प्लस c की वैल्यू AR स्क्वायर हो जाएगी इक्वल टू 6। ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो a माइनस 2 ये जो हमने वैल्यू निकाली, अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आप क्या पाओगे, ध्यान से समझना।
मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो ए है ना सब में, तो मैं यहाँ से ए कॉमन ले लेता हूँ। ए कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर, यही बचेगा, इक्वल टू 6। ये आपका चल रहा है। देखो 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर के अगर आप गुणनखंड करोगे तो ये आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये r माइनस 1 का होल स्क्वायर लग रहा है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल टू r माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ से आपको r की दो वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी यहाँ से आप अगर वैल्यू निकालोगे तो देखो a आपका 6 के इक्वल होएगा और r आपका 2 के इक्वल आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से तो a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, क्योंकि आपका जब सारे पूर्णांक है तो आपका a की वैल्यू तो 6 के इक्वल आ जाएगा। r की वैल्यू देखो 1 नहीं हो सकती, 1 हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, और आपको पता है वो पूर्णांक है, तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, ये इधर से समझने वाली बात थी। अब देखो ध्यान से समझो, आपको जो क्वेश्चन में बोल रखा है उसकी बात करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा, आपको किसकी वैल्यू निकालने को बोल रहा है, आपको वैल्यू निकालने को बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 अपॉन में ए प्लस 1। तो देखो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस ए 6 माइनस 14, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 36 प्लस 6 42 माइनस 14 अपॉन में 7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 28 बाई 7। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 4 जा 28। तो ये आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद होगी कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास भी। कल हम और भी नेक्स्ट बातें करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले क्लासेस में। थैंक यू।